हेलो डियर, आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम सरफेस केमिस्ट्री है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को। तो हमारी पहली टर्म है एडजॉर्प्शन, सेकंड है एब्जॉर्प्शन, थर्ड है सॉर्प्शन, फोर्थ है एडजॉर्बेंट, फिफ्थ है एडजॉर्बेट, सिक्स नंबर है डिजॉर्प्शन, सेवेंथ नंबर है ऑक्लूजन। तो हमारा एडजॉर्प्शन जो है वो क्या कहलाता है? तो देखो जरा, हमारे पास एक सॉलिड है जिसको कि हम एडजॉर्बेंट बोलते हैं। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो देखो जरा, आपको पता है कि जो रिजिड होता है, तो रिजिड का मतलब होता है अनबेंडिंग। तो जो बेंट ना हो, वो हमारा सॉलिड कहलाता है। तो एडजॉर्बेंट मतलब सॉलिड से है। इस सॉलिड पे लिक्विड या गैस का एडिशन होता है, ठीक है। तो इस लिक्विड और गैस को हम बोलते हैं एडजॉर्बेट। अगर लिक्विड या गैस का एडिशन केवल सरफेस पे हो रहा है तो इसको हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं। अगर बल्क में एडिशन हो रहा है तो इसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अगर सरफेस एंड बल्क दोनों जगह हो रहा है तो इसको हम सॉर्प्शन बोलते हैं। फिर इसके बाद आएगा हमारा डिजॉर्प्शन। तो डिजॉर्प्शन जो है वो क्या कहलाता है? तो जो हमारा एडजॉर्प्शन है इसको हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो जो एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल है वो क्या होते हैं? वो बाहर निकल जाते हैं। तो हमारा सॉलिड जो है हमें फिर से मिल जाता है नया। तो इसको हम बोलते हैं डिजॉर्प्शन। और ऑक्लूजन क्या कहलाता है? अगर आपका सॉलिड जो है वो एक मेटल है और उस मेटल पे गैस जो है वो ऐड हो रही है तो इसको हम बोलते हैं ऑक्लूजन। फिर इसके बाद हम एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस देखेंगे। तो एडजॉर्प्शन जो है वो हमारा सरफेस फिनोमेनन है, क्योंकि यहाँ पे गैस या लिक्विड के पार्टिकल केवल सरफेस पे ऐड होते हैं। जबकि एब्जॉर्प्शन जो है हमारा एक बल्क फिनोमेनन है, क्योंकि यहाँ पे गैस या लिक्विड के पार्टिकल बल्क में ऐड होते हैं। एडजॉर्प्शन का रेट जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज होता है, जबकि एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है। एडजॉर्प्शन में जो सॉलिड होता है वो सिलिका जेल हो सकता है, आपका एल्यूमिना जेल हो सकता है, या चारकोल हो सकता है, ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल हो सकता है। जबकि एब्जॉर्प्शन में जो सॉलिड है वो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। तो कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड को अगर आपने एक बाउल में रख दिया और 6-7-8 घंटे बाद जब आप आए तो आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो आपको बना मिल जाएगा। तो ये इतना मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो बन जाता है। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारा बल्क फिनोमेनन है। इसके बाद हम एडजॉर्प्शन के टाइप देखेंगे। तो एडजॉर्प्शन हमारा 2 टाइप का होता है। पहला टाइप है फिजिकल एडजॉर्प्शन, सेकंड है केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन को हम फिजिजॉर्प्शन बोलते हैं, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन को हम केमिजॉर्प्शन बोलते हैं। अब हम इन दोनों में डिफरेंस जो है वो देखेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है सोनाक्षी सिन्हा डेंटल फिलिंग पार्लर। तो यहां पे इस एस का मतलब होता है स्पेसिफिक नेचर, इस एस का मतलब होता है सरफेस एरिया, इस डी का मतलब होता है डायरेक्शन, इस ई का मतलब एनर्जी से है, इस एन का मतलब नेचर ऑफ गैस से है, इसका मतलब जो है टेम्परेचर से है, ए का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, एल का मतलब लेयर, एफ का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पी का मतलब होता है प्रेशर। तो इस बेसिस पे हम इन दोनों में डिफरेंस जो है वो बताने वाले हैं। तो हमारा पहला डिफरेंस है स्पेसिफिक नेचर। तो फिजिजॉर्प्शन जो है वो स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता, जबकि केमिजॉर्प्शन जो है वो स्पेसिफिक नेचर का होता है। रीजन ये है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो हमारी सॉलिड सरफेस होती है उस सॉलिड सरफेस पे कोई भी गैस या कोई भी लिक्विड जो है आके ऐड हो सकता है, जबकि केमिजॉर्प्शन में चूंकि केमिकल बॉन्ड बनता है इस कारण सॉलिड सरफेस पे कोई स्पेसिफिक गैस ही आके ऐड हो सकती है या स्पेसिफिक लिक्विड ही आके बॉन्ड बना सकता है। सेकंड है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया अगर आप बढ़ाओगे तो फिजिकल एडजॉर्प्शन बढ़ता है और केमिकल एडजॉर्प्शन भी बढ़ता है। अब चूंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो हमारा मल्टीलेयर होता है, इस कारण सरफेस एरिया बढ़ाने पे फिजिकल एडजॉर्प्शन ज्यादा बढ़ता है एज कंपेयर टू केमिकल एडजॉर्प्शन के, क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन जो है वो हमारा सिंगल लेयर में होता है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो रिवर्सिबल नेचर का होता है, मतलब सॉलिड सरफेस पे गैस के मॉलिक्यूल आ गए, अटैच हो गए, फिर आप उस सरफेस को क्या करो, हीट करोगे तो वो गैस के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। तो ये हमारा रिवर्सिबल होता है, जबकि केमिजॉर्प्शन जो है वो इरिवर्सिबल होता है। फिर हम एनर्जी की बात करते हैं। तो चूंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन में
किसी भी प्रकार के केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है, वीक वॉन्डरवॉल फोर्स जरूर बनता है। इस कारण यहाँ पे एनर्जी जो है वो बहुत कम रिलीज होती है, 20 to 40 किलोजूल पर मोल। जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इस कारण यहाँ पे एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। इसका अमाउंट जो है वो 80 to 240 किलोजूल पर मोल हो सकता है। फिर इसके बाद हम नेचर ऑफ गैस देखेंगे। तो ऐसी गैस जो इजिली लिक्विफाइड हो जाती हैं, अब इनको हम कैसे पहचानेंगे? तो वो गैस जो दो या दो से अधिक एटम से मिलकर बनी होती हैं वो इजिली लिक्विफाइड हो जाती हैं। तो CO2, NH3, HCl, SO2 ये इजिली लिक्विफाइड हो जाएंगी। इसका मतलब है कि ये गैसें ज्यादा एडजॉर्ब होंगी। वो गैसें जो इजिली लिक्विफाइड नहीं होती, मतलब जो सेम एटम से बनी होती हैं, वो गैसें इजिली लिक्विफाइड नहीं होती, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। तो इन गैसों का एडजॉर्प्शन जो है वो कम होता है। इसके बाद हम केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो केमिकल एडजॉर्प्शन में वही गैस जो है सॉलिड सरफेस पे ऐड होगी जो कि सॉलिड के साथ केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी। फॉर एग्जांपल जो हमारा आयरन है, तो आयरन में रस्टिंग होता है, तो आयरन सरफेस पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है, ऐड होता है, तो रस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आयरन के साथ क्या करता है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रकार अगर हम हैबर प्रोसेस में देखें तो आयरन कैटालिस्ट होता है वहां पे, तो उस कैटालिस्ट पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों गैस जो है वो क्या होती है, एडजॉर्ब होती है, जो कि आयरन के साथ केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। फिर हमारा अगला है टेम्परेचर। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है लो टेम्परेचर में फेवरेबल होता है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन जो है वो हाई टेम्परेचर में फेवरेबल होता है। एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में किसी भी प्रकार की एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में कभी कभी हाई एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम लेयर की बात करें तो फिजिकल एडजॉर्प्शन हमारा मल्टी लेयर होता है, जबकि केमिजॉर्प्शन जो है वो सिंगल लेयर होता है। फिर इसके बाद हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में वीक वॉन्डरवॉल फोर्स बनता है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनता है। अगर हम प्रेशर की बात करें तो हाई प्रेशर पे फिजिकल एडजॉर्प्शन का रेट जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मल्टी लेयर सिस्टम है, ठीक है, मल्टी लेयर में गैस के मॉलिक्यूल जो है वो ऐड हो सकते हैं यहाँ पे। इस कारण हाई प्रेशर पे फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो बढ़ेगा, जबकि केमिजॉर्प्शन जो है वो सिंगल लेयर होता है। इस कारण हाई प्रेशर पे ये इंक्रीज तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि सिंगल लेयर बन गई, इसके बाद फिर एडजॉर्प्शन होगा नहीं। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस। तो इसको याद करने का तरीका है STP नॉट एप्लीकेबल, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नॉट एप्लीकेबल। तो ये हमारे फैक्टर हो गए, 5 फैक्टर जो है वो एडजॉर्प्शन ऑफ गैस को अफेक्ट करते हैं। तो इस एस का मतलब हो गया सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, चाहे आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन हो या फिर केमिकल एडजॉर्प्शन हो, दोनों एडजॉर्प्शन ज्यादा होते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो फिजिकल एडजॉर्प्शन तो कम हो जाता है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन जो है वो उसका रेट इंक्रीज होता है। प्रेशर की बात करें तो हाई प्रेशर पे फिजिकल एडजॉर्प्शन का रेट तो बढ़ता है, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन जो है वो उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता। रीजन ये है कि ये सिंगल लेयर होता है, जबकि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो मल्टी लेयर होता है। इस कारण हाई प्रेशर पे फिजिकल एडजॉर्प्शन का रेट जो है वो बढ़ जाता है। 4th नंबर है नेचर ऑफ गैस की बात करें तो ऐसी गैस है जो इजिली लिक्विफाइड हो जाती हैं वो तो ज्यादा एडजॉर्ब होती हैं, और जो गैस कम लिक्विफाइड होती हैं वो कम एडजॉर्ब होती हैं। तो हमारी HCl, अमोनिया, SO2, CO2 ये गैस जो है वो ज्यादा एडजॉर्ब होती हैं सॉलिड सरफेस पे एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन गैस के। फिर इसके बाद हमारा 5th नंबर है A फॉर एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड पे एक्टिव साइट जितनी ज्यादा होंगी एडजॉर्प्शन भी उतना ही ज्यादा होगा, फिर चाहे आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन हो या फिर केमिकल एडजॉर्प्शन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म देखेंगे। तो हमारा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या कहलाता है? तो आइसो मतलब होता है आइडेंटिकल, थर्म मतलब होता है टेम्परेचर। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्ब गैस वर्सेस प्रेशर के बीच। तो जो ग्राफ आएगा उस ग्राफ को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये हमारा ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे हमने प्रेशर लिया, वाई एक्सिस पे हमने एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्ब गैस ली। तो यहाँ पे एक्स का मतलब होता है मास ऑफ एडजॉर्ब गैस, इस एम का मतलब होता है मास ऑफ सॉलिड।
ठीक है। तो हमारा ये ग्राफ अगर आप देखो तो पहले ग्राफ जो है स्टार्टिंग में तो स्ट्रेट लाइन होता है, फिर थोड़ा सा कर्व आया, इसके बाद जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। ऐसे ही यहां भी देखो, ठीक है, पहले स्ट्रेट लाइन फिर थोड़ा सा कर्व हुआ, फिर इसके बाद पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसे यहां पे है, पहले स्ट्रेट लाइन फिर कर्व हुआ, इसके बाद जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हमने ग्राफ जो है वो प्लॉट किया कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। तो 195 केल्विन पे हमारा ग्राफ ये है, 244 केल्विन पे हमारा ग्राफ ये है, और 273 केल्विन पे हमारा ग्राफ ये है। इस ग्राफ को जो है वो एक्सप्लेन किया था फ्रेंडलिच ने। तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो क्या कहलाता है? तो ये हमारा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ग्राफ है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको ये रिलेशन दिया गया, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट आएगा। ये रिलेशन जो है वो इस ग्राफ को यहां से यहां तक तो एक्सप्लेन करता है, लेकिन इसके बाद हमारा ग्राफ थोड़ा सा कर्वी हो गया और इसके बाद ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। तो यहां से यहां तक एक्सप्लेन करने के लिए फ्रेंडलिच ने इस रिलेशन में थोड़ा सा चेंज किया। एक्स वाई एम ज्यों का त्यों, इक्वल ज्यों का त्यों, के ज्यों का त्यों, प्रेशर ज्यों का त्यों, बस प्रेशर पे पावर जो है वो 1/n जो है वो कर दिया। तो n की वैल्यू 1 to इन्फिनाइट कुछ भी हो सकती है। तो बस इस इक्वेशन के थ्रू आप ग्राफ को ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो, यहां से यहां भी एक्सप्लेन कर सकते हो, यहां से यहां तक भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये रिलेशन जो है वो हमारे फ्रेंडलिच ने दिया था, जो कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ग्राफ को फुली एक्सप्लेन करता है। तो देखो जरा, जब आपने n इक्वल टू 1 रखा तो 1/n हमारा क्या हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। तो जो हमारा रिलेशन है x/m इक्वल टू k, p की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये kp, तो मतलब हमारा ये जो लाइन है यहां से यहां तक तो हम इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं जब हमारा n इक्वल टू 1 है। इसके बाद हमने n इक्वल टू जो है वो इन्फिनाइट रखा, तो 1/n जो है वो हमारा 0 हो जाएगा, तो p की पावर भी 0 हो जाएगी। p की पावर 0 हो गई मतलब कि ये हमारा 1 बनेगा, ठीक है। तो x/m जो है वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, ठीक है, प्रेशर इंडिपेंडेंट हो गया। तो अब प्रेशर जो है आप बढ़ाओगे, लेकिन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो क्या हो गया? वो कांस्टेंट हो गया। तो n इक्वल टू इन्फिनाइट रखा तो हम यहां तक एक्सप्लेन कर पाए, n इक्वल टू 1 रखा तो हमने ये एक्सप्लेन किया। इसके बाद n इक्वल टू 1 और इन्फिनाइट के बीच जो नंबर है वो इसको एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है। तो लो प्रेशर पे अगर हम बात करें तो एक्सटेंट ऑफ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। फिर मॉडरेट प्रेशर हुआ तो ग्राफ थोड़ा सा कर्व हुआ, और इसके बाद हाई प्रेशर की अगर हम बात करें, हाई प्रेशर पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्ब गैस है वो क्या होता है? प्रेशर पे इंडिपेंडेंट हो जाता है। फिर प्रेशर बढ़ाने पे एडजॉर्प्शन गैस का नहीं बढ़ेगा, तो x/m जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम वेरिफिकेशन ऑफ फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये फ्रेंडलिच आइसोथर्म का इक्वेशन हो गया x/m इक्वल टू k p टू द पावर 1/n। लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, तो ये बनेगा log x/m, ये log k प्लस log p 1/n। 1/n को हम इधर ले आएंगे, बाकी ये ज्यों का त्यों आ जाएगा, ठीक है। इसको हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से रिलेट करा देंगे, तो ये हमारा y, ये हमारा c, ये हमारा mx बनेगा, ठीक है। अब हम ग्राफ प्लॉट जो है वो करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट हमें करना है log x/m और log p के बीच ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक। तो log k हमारा ये आया, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि ये हमारे कैसे होते हैं? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। और इसका ये जो स्लोप है, ये स्लोप जो है वो क्या होगा? 1/n के इक्वल होगा, ठीक है। तो बस ये हमारा ग्राफ हो गया। फिर एक क्वेश्चन आता है कि एडजॉर्प्शन जो है वो एक्सोथर्मिक क्यों होता है, रीजन बताना है। तो रीजन बड़ा सिंपल सा है, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर है और इसमें हमने निकिल
मेटल जो है वो डाल दिया। अब क्या हो गया कि निकेल ने हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब कर लिया। हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब कर लिया तो यहां पे सिस्टम की रैंडमनेस जो है वो कम हो गई। सिस्टम की रैंडमनेस कम हो गई मतलब एंट्रोपी डिक्रीज हो गई। तो डेल्टा एस जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब ये नेगेटिव हो गया। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो हमारा रिलेशन जो है वो हो जाएगा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। अब चूंकि यहां पे निकेल मेटल ने गैस को स्वतः ही एडजॉर्ब किया तो ये हमारी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा जी जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो यहां डेल्टा जी नेगेटिव तब हो सकता है जब हमारा डेल्टा एच कैसा हो, नेगेटिव हो, तभी पॉसिबल है डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव। तो डेल्टा जी की वैल्यू तो नेगेटिव आनी ही है, क्यों, क्योंकि ये हमारी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसलिए डेल्टा एच कैसा होता है, हमारा नेगेटिव होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एडजॉर्प्शन है वो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। फिर ये उसका आंसर है, तो ये आंसर जो है वो आप नोट कर लेना। इसके बाद हम एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला एप्लीकेशन है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। अगर किसी सिलेंडर में हमें हाई वैक्यूम जो है वो प्रोड्यूस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वैक्यूम पंप से गैस को बाहर निकाल लेंगे। अब थोड़ी बहुत जो भी गैस रह गई हो तो वो गैस जो है वो सिलिका जेल के ऊपर या एल्यूमिना जेल के ऊपर हम क्या करते हैं, एडजॉर्ब करा लेते हैं। तो हाई वैक्यूम जो है वो क्रिएट हो जाता है। सेकेंड है गैस मास्क बनाने में। तो गैस मास्क में जो है वो हम एक्टिवेटेड चारकोल का यूज करते हैं। थर्ड है कंट्रोल दी ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए भी हम सिलिका जेल का यूज करते हैं। तो सिलिका जेल के पाउच जो है वो शूज बॉक्स में जो है वो रखे मिलते हैं। फिर इसके बाद फोर्थ है रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो अनवांटेड कलर है उसको हम चारकोल से रिमूव करते हैं। फिफ्थ है सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस का सेपरेशन भी एक्टिवेटेड चारकोल से किया जाता है। फिर इसके बाद हमारा 6 नंबर है इन क्यूरिंग डिजीज। तो जो हमारी मेडिसिन होती है तो मेडिसिन को हमारे जो बॉडी ऑर्गन है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। 7 नंबर है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये भी एडजॉर्प्शन टेक्निक पे काम करता है। तो जो फ्रोथ होता है वो और पार्टिकल को क्या करता है, वो अटैच कर लेता है, और पार्टिकल उसमें ऐड हो जाते हैं। फिर हमारा 8 नंबर है क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है वो भी एडजॉर्प्शन मेथड पे काम करती है। 9th नंबर है हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। तो हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट जो है, जैसे आयरन कैटालिस्ट पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस का एडजॉर्ब होना, या निकल कैटालिस्ट पे हाइड्रोजन गैस का एडजॉर्ब होना, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट भी एडजॉर्प्शन टेक्निक पे काम करता है। फिर इसके बाद हमारा 10th नंबर है सर्फेक्टेंट। तो सर्फेक्टेंट में हमारे सोप एंड डिटर्जेंट आते हैं। तो सोप एंड डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल जो हैं वो डर्ट में जो है वो क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, गंदगी में जो है वो स्टिक हो जाते हैं, जिससे गंदगी जो है वो साफ हो जाएगी। इसके बाद हम कोलाइड्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारा कोलाइड्स जो है वो क्या कहलाता है, तो कोलाइड्स हमारा एक सॉल्यूशन होता है। अगर सॉल्यूशन में जो सॉलिड पार्टिकल है उसका साइज जो है वो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच रहता है, तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल का साइज, सॉलिड पार्टिकल को हम यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल बोलते हैं। तो अगर डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच रहता है तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाता है। तो कोलाइडल पार्टिकल का साइज जो है वो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच होना चाहिए। अगर हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो जरा, 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁹ मीटर के। तो 1 नैनोमीटर की जगह तो हम 10⁻⁹ मीटर लिख सकते हैं। तो 1000 नैनोमीटर की जगह कितना लिखेंगे, तो देखो जरा, 1000 नैनोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको x मान लो, ठीक है। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा 10⁻⁶ मीटर आएगा। तो x जो है 10⁻⁶ मीटर आ गया, तो इसकी जगह 10⁻⁶ मीटर रखेंगे। फिर अगर इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा 10⁻⁴ सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो जरा, ये 1 नैनोमीटर हमने यहाँ रखा और 10⁻⁶ मीटर जो है वो माइक्रोमीटर के इक्वल होता है।
तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल का साइज जो है वो 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर के बीच होता है। अब इसको हमें एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है, तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, तो हमको पता है कि यहाँ पे 10 टू दी पावर -9 मीटर है, तो एंगस्ट्रॉम एक्स मान लो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई जो है वो आप कर दोगे। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो एक्स इक्वल हो जाएगा 10 एंगस्ट्रॉम, तो ये 10 एंगस्ट्रॉम हो गया। 10 टू दी पावर -6 मीटर को हमें क्या करना है, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है, तो कर सकते हैं। तो देखो ज़रा, 1 एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10 टू दी पावर -10 मीटर, और 10 टू दी पावर -6 मीटर मतलब कितने एंगस्ट्रॉम, तो ये एक्स मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई जो है वो आप करोगे, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 4 एंगस्ट्रॉम। तो एक्स इक्वल टू 10 टू दी पावर 4 एंगस्ट्रॉम जो है वो आएगा, राइट। तो 10 टू दी पावर 4 एंगस्ट्रॉम मतलब 10,000 एंगस्ट्रॉम। तो पार्टिकल का साइज एंगस्ट्रॉम में कितना होना चाहिए, 10 एंगस्ट्रॉम टू 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच। फिर इसके बाद हम सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। तो अगर पार्टिकल का साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, किस पार्टिकल का, सॉल्यूट पार्टिकल का साइज, तो हमारा ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर पार्टिकल साइज जो है वो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच हो तो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। और अगर पार्टिकल का साइज जो है वो 1000 नैनोमीटर से अबव हो तो हमारा सस्पेंशन कहलाएगा। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस नेचर का होता है, जबकि कोलाइडल एंड सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन जो है वो हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि कोलाइडल जो है वो ट्रांसलूसेंट होता है, और जो सस्पेंशन है वो ओपेक नेचर का होता है। तो जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है और सस्पेंशन है, ये सॉल्यूट पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करते हैं। अगर सॉलिड पार्टिकल का साइज जो है वो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच है तो कोलाइडल बनेगा, 1 नैनोमीटर से कम है तो ट्रू सॉल्यूशन, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है तो सस्पेंशन। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो इस बेसिस पे हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो 8 टाइप का होता है। तो अगर आपकी डिस्पर्स्ड फेज जो कि आपका सॉल्यूट कहलाता है, अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम जो है कुछ भी हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो हमारा कोलाइड बनेगा, जो हमारा कोलाइडल सिस्टम होगा वो क्या होगा, एक सॉल होगा। अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है तो सॉलिड सॉल बनेगा, जेमस्टोन एग्जाम्पल है इसका। अगर फेज सॉलिड है और मीडियम लिक्विड है तो केवल सॉल बनेगा, पेंट्स, सल्फर सोल, गोल्ड सॉल, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। अगर हमारा फेज सॉलिड है, मीडियम गैस है तो एरोसोल बनेगा, स्मोक, डस्ट। ठीक है, अगर आपका डिस्पर्स्ड फेज जो है वो गैस है और मीडियम आपका कोई भी हो तो हमारा जो सिस्टम है वो बनेगा फोम। तो गैस फेज है और मीडियम सॉलिड है तो हमारा बनेगा सॉलिड फोम, प्यूमिस स्टोन एग्जाम्पल है इसका। फेज गैस है और मीडियम लिक्विड है तो हमारा बनेगा केवल फोम, फ्रोथ, विप्ड क्रीम इसके एग्जाम्पल होंगे। गैस गैस का कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो नहीं बनता, क्यों? क्योंकि गैस गैस जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है और कोलाइडल हमारा हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। अगर आपकी फेज जो है वो लिक्विड है तो आपका सिस्टम या तो जेल हो सकता है, या इमल्सन हो सकता है, या एरोसोल हो सकता है। तो अगर फेज लिक्विड है और मीडियम सॉलिड है तो हमारा जेल बनेगा। तो आप जेल देखो, जो हमारा क्लोजअप जेल होता है, ठीक है, टूथपेस्ट होता है वो जेल में आता है, ठीक है, हेयर क्रीम जेल में आती है। तो सॉलिड मटेरियल आपको ज़्यादा दिखाई देता है, मतलब मीडियम ज़्यादा होगा, और लिक्विड फेज जो है वो कम होती है, तो लिक्विड इन सॉलिड मतलब जेल बनेगा। लिक्विड लिक्विड इमल्सन बनता है तो मिल्क, हेयर क्रीम इसके एग्जाम्पल हो गए। और लिक्विड अगर गैस में सस्पेंडेड है तो एरोसोल बनता है, फॉग, मिस्ट, क्लाउड्स, ये उसके एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद हम कोलाइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो इस बेसिस पे हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो 2 टाइप का होता है। पहला टाइप है लायोफिलिक कोलाइड, सेकंड है लायोफोबिक कोलाइड। तो इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे।
तो लायोफिलिक कोलाइड जो है वो क्या कहलाता है? तो पहला डिफरेंस देखो, नेचर। तो जो हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो लायोफिलिक कोलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोटीन, स्टार्च, सेल्यूलोज, ठीक है, गम अरेबिक, कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए आपने प्रोटीन लिया और प्रोटीन को आपने वाटर में डाला तो तुरंत ही कोलाइडेड सॉल्यूशन बन जाए, तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा लायोफिलिक कोलाइड कहलाता है। तो लायोफिलिक कोलाइड जो है वो इजीली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे सल्फर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इनके कोलाइडेड सॉल्यूशन इजीली नहीं बनते। तो लायोफोबिक कोलाइड्स जो है वो इजीली नहीं बनते, उनके लिए स्पेशल मेथड जो है वो यूज की जाती है। तो लायोफिलिक कोलाइड में अगर आपका डिस्पर्सन मीडियम जो है वाटर है तो हमारा लायोफिलिक कोलाइड जो है वो हाइड्रोफिलिक कोलाइड कहलाएगा। अगर लायोफोबिक कोलाइड में आपका डिस्पर्सन मीडियम वाटर है तो लायोफोबिक कोलाइड हमारा हाइड्रोफोबिक कोलाइड जो है वो कहलाएगा। लायोफिलिक कोलाइड जो है वो स्टेबल नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका डिस्पर्स्ड फेज है इसके ऊपर जो है वाटर की एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो बन जाती है, सॉल्वेंट की एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, इस कारण ये स्टेबल होता है। जबकि लायोफोबिक जो है वो अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट की प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो नहीं बन पाती। फिर अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो लायोफिलिक कोलाइड जो है वो रिवर्सिबल नेचर का होता है। मतलब प्रोटीन को आप वाटर में डालो, कोलाइडेड सॉल्यूशन बन जाएगा, फिर आप वाटर को एवोपरेट करा दो तो प्रोटीन मिल जाएगा, प्रोटीन को फिर वाटर में डालो तो फिर से कोलाइडेड सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये रिवर्सिबल नेचर का होता है। लायोफोबिक कोलाइड जो है वो इरिवर्सिबल नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि गोल्ड को आप पानी में डालो इजीली कोलाइड नहीं बनेगा, स्पेशल मेथड से हम कोलाइडेड सॉल्यूशन बनाते हैं। एक बार गोल्ड आपका प्रेसिपिटेट हो गया तो दोबारा से हमें स्पेशल मेथड ही अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये इरिवर्सिबल नेचर का होता है। विजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, इस कारण ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। जबकि लायोफोबिक जो कोलाइड है वहां पे पार्टिकल साइज बड़ा होता है, इस कारण अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से विजिबल होता है। 6 नंबर की बात करें, विस्कोसिटी, तो लायोफिलिक कोलाइड की विस्कोसिटी जो है वो हाई होती है। लायोफोबिक की विस्कोसिटी जो है वो सॉल्वेंट के इक्वली होती है। सरफेस टेंशन की बात करें तो लायोफिलिक कोलाइड का सरफेस टेंशन जो है वो कम होता है, ठीक है, जो सॉल्वेंट है उससे सरफेस टेंशन कम होता है। जबकि यहाँ पे सरफेस टेंशन जो है वो नियरली सेम होता है, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं कि वाटर है, वाटर का सरफेस टेंशन हम कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसमें ऑयल डाल देते हैं तो ऑयल क्या हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया, ठीक है। प्रोटीन डाल दो, स्टार्च डाल दो तो वाटर का सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाता है, राइट। इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें तो जो हमारा लायोफिलिक कोलाइड सॉल्यूशन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और वो न्यूट्रल भी हो सकता है। तो लायोफिलिक कोलाइड पे जो चार्ज है वो डिपेंड करता है पीएच पे, जबकि लायोफोबिक कोलाइड पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये हमारे बेसिक डिफरेंस हो गए लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स में। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे कि लायोफिलिक कोलाइड्स पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल कैसे हो सकता है, ठीक है। इसका चार्ज जो है वो पीएच पे कैसे डिपेंड है, तो देखो सुना। तो अब हम लायोफिलिक कोलाइडेड सॉल्यूशन में चार्ज की बात करेंगे कि उनमें चार्ज कैसे डेवलप होता है। तो हम एक लायोफिलिक कोलाइडेड सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रोटीन सॉल्यूशन जो है वो ले लिया है। हमको पता है कि प्रोटीन हमारा एक पॉलीमर होता है, इसका मोनोमर जो है वो अमीनो एसिड होता है। तो अब तक 20 अमीनो एसिड जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये हमारे अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर होते हैं। तो 20 अमीनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, NH2 ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप तो सेम होता है, केवल एल्काइल ग्रुप का ही डिफरेंस होता है। तो ये हमारे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। अगर हमारा पीएच जो है वो 7 से कम है, मतलब हमारा मीडियम जो है वो एसिडिक है, तो एसिडिक मीडियम में ये जो अमीनो एसिड है, जो प्रोटीन का मोनोमर है, वो क्या करेगा, वो नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे NH3 पॉजिटिव बनेगा। तो ये जो अमीनो एसिड है, ये जो हमारा प्रोटीन सॉल है, वो कैसा हो जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर हमारा मीडियम जो है वो बेसिक है तो बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव आयन होगा, ठीक है। तो OH नेगेटिव आयन इस कार्बोक्सिलिक के हाइड्रोजन आयन से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा तो वाटर बनेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा सोल है, ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर हम कहते हैं कि
वो पीएच जहाँ पे ये जो हमारा अमीनो एसिड है इस पे ना तो पॉजिटिव चार्ज आए ना ही नेगेटिव चार्ज आए, तो उस पीएच पॉइंट को हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे जो हमारा लायोफिलिक कोलाइडेड सॉल्यूशन होता है उस पे कोई चार्ज नहीं रहता, वो न्यूट्रल रहता है। तो ऐसे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल चार्ज जो है वो लायोफिलिक कोलाइडेड सॉल्यूशन पे डेवलप होते हैं। ये चार्ज जो है वो पीएच पे डिपेंड करते हैं। इसके बाद हम कोलाइडल सॉल्यूशन को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल साइज पे। तो ये क्लासिफिकेशन जो है वो ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन जैसा ही है। तो ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन ये तीनों डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन हैं, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन की जो 3 टाइप हैं वो है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड एंड एसोसिएटेड कोलाइड। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड में जो डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है उसके पार्टिकल का साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड में पार्टिकल का साइज जो है वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। एसोसिएटेड कोलाइड जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। लो कॉन्सेंट्रेशन पे ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, जबकि हाई कॉन्सेंट्रेशन पे एक कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। तो सबसे पहले हम मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड देखेंगे। तो इसमें सल्फर, गोल्ड के पार्टिकल आ जाएंगे। इनके पार्टिकल का साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। जब इनके पार्टिकल को हम ऐसे सॉल्वेंट में डालते हैं कि पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से अबव हो जाए तो हमारा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स जो है वो बनेगा। मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड में जो डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है उसका साइज जो है वो 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे सॉल्वेंट में डालते हैं कि इसके पार्टिकल का साइज जो है वो 1000 नैनोमीटर से कम हो जाए तो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। एसोसिएटेड कोलाइड में क्या होता है कि लो कॉन्सेंट्रेशन पे तो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, लेकिन हाई कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। अब कैसे बनता है, तो इसके एग्जांपल है सोप एंड डिटर्जेंट। जो हमारे सर्फेक्टेंट होते हैं वो सोप एंड डिटर्जेंट होते हैं। तो लो कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है, जब ये डाइल्यूटेड होते हैं तो डाइल्यूशन पे क्या होता है, ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे ही हम कॉन्सेंट्रेशन हाई करते हैं, अब कॉन्सेंट्रेशन हाई कैसे हो सकता है, या तो आप इसको हीट कर दो तो वाटर एवोपरेट करा दो, या फिर इसमें और ज्यादा सॉल्यूट डाल दो। ठीक है, सोप डिटर्जेंट और ज्यादा डाल दो तो कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन पे इनके जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनके पार्टिकल एसोसिएटेड हो जाते हैं और मिसेल बनाते हैं। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है हमारा बन जाता है। तो देखो जरा, जो हमारा सोप एंड डिटर्जेंट है तो लो कॉन्सेंट्रेशन पे तो वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं, एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन जिस पे सोप एंड डिटर्जेंट का सॉल्यूशन जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करने लगे, तो उस कॉन्सेंट्रेशन को हम कहते हैं क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। तो क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन पे सोप एंड डिटर्जेंट का जो सॉल्यूशन है वो कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि इस कॉन्सेंट्रेशन पे इनके पार्टिकल्स जो है वो क्या होते हैं, एसोसिएटेड हो जाते हैं। इनके पार्टिकल जो है वो एसोसिएटेड हो जाते हैं और मिसेल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे मिसेल बन गया मतलब हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो बन गया, तो ये हमारा मिसेल जो है वो बन जाता है। ठीक, और क्राफ्ट टेम्परेचर क्या कहलाता है, अब चूंकि लो कॉन्सेंट्रेशन था मतलब डाइल्यूटेड था सोप एंड डिटर्जेंट का सॉल्यूशन, अब उसको कॉन्सेंट्रेटेड करना है तो हम हीट करके कॉन्सेंट्रेटेड अगर हम करेंगे तो वाटर क्या होगा, इवोपरेट होगा। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पे ट्रू सॉल्यूशन जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है, और ट्रू सॉल्यूशन किसका, सोप एंड डिटर्जेंट का ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो बन रहा है, तो उस टेम्परेचर को हम क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे जो हमारा सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होगा उस कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। तो दोनों याद रखना, क्राफ्ट टेम्परेचर की डेफिनेशन एंड क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन की डेफिनेशन। फिर इसके बाद हम कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। तो कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन मेथड जो है वो 2 टाइप की होती है। पहली टाइप है डिस्पर्सन, जिसको कि हम डिसइंटीग्रेशन मेथड बोलते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि जो हमारे डिस्पर्स फेज के पार्टिकल जो है बिग साइज के होते हैं उनको हमें कोलाइडल साइज में कन्वर्ट करना होता है। सेकेंड होती है हमारी कंडेंसेशन मेथड। इसमें होता क्या है कि जो हमारे डिस्पर्स फेज के पार्टिकल है उनका साइज जो है वो स्मॉल होता है, तो इनको हम बढ़ा करके कोलाइडल साइज तक ले आते हैं। ठीक है,
तो जो हमारी डिसइंटीग्रेशन मेथड होती है जिसको कि हम डिस्पर्सन मेथड बोलते हैं, तो सॉलिड पार्टिकल बड़े साइज का होता है, उसको हमें कोलाइडल साइज में कन्वर्ट करना है, तो इसकी मेथड होती है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। मतलब एक चक्की होती है, उस चक्की में हम पीस के पार्टिकल के साइज को छोटा करते हैं। सेकंड है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन में हम गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम मेटल के कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, और जिस मेथड के थ्रू हम ये बनाते हैं उसको हम ब्रीडिंग आर्क मेथड बोलते हैं। तो ब्रीडिंग आर्क मेथड क्या कहलाती है। फिर इसके बाद हम पेप्टाइजेशन मेथड देखेंगे, तो हमारी ये डिसइंटीग्रेशन मेथड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो जरा ब्रीडिंग आर्क मेथड जो है वो क्या कहलाती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे ब्रीडिंग आर्क मेथड को, जिसको कि हम इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड बोलते हैं। तो यहां पे हम गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो बना रहे हैं। तो इसके लिए हमें गोल्ड की रॉड चाहिए और एक हाई बैटरी चाहिए। हमने वाटर में क्या है, गोल्ड रॉड को सस्पेंडेड कर दिया और बैटरी के स्विच को ऑन किया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण गोल्ड के पार्टिकल जो है वो वाटर में सस्पेंडेड हो गए। मतलब गोल्ड मेल्ट होके उसके पार्टिकल जो है वो यहाँ पे वाटर में सस्पेंडेड हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो गोल्ड के पार्टिकल जो है वो क्या होते हैं, इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए ये जो हमारा एपरेटस है, इस एपरेटस को हम ठीक है एक ऐसे बॉक्स में रखते हैं जहां पे आइस भरी हो। तो आइस क्या करती है, टेम्परेचर को कम करेगी, जिसके कारण गोल्ड पार्टिकल जो है इवोपरेट नहीं होगा। अब चूंकि गोल्ड पार्टिकल कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल होने के कारण इसके पार्टिकल आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ने पे क्या होगा, एक हैवी मास बनेगा, जिसके कारण सस्पेंशन बन जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसमें थोड़ा सा KOH डाल देते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डाल देते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालने पे गोल्ड का पार्टिकल जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है। अब चूंकि गोल्ड के पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिस कारण गोल्ड के पार्टिकल आपस में एग्रीगेट नहीं होंगे, आपस में इकट्ठा नहीं होंगे तो सस्पेंशन नहीं बनेगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। राइट, तो ऐसे हम गोल्ड सॉल्व बना लेते हैं। अगर आपको सिल्वर सॉल्व बनाना है तो सिल्वर की रॉड ले लो। ठीक है, इसको हम यहाँ पे आइस कंटेनर में रख देंगे। ठीक है, तो हमारा सिल्वर सॉल्व बन जाएगा। प्लेटिनम सॉल्व बनाना तो प्लेटिनम की रॉड ले लो, जिंक सॉल्व बनाना तो जिंक की रॉड ले लो। तो जिस मेटल का सॉल्व बनाना उस मेटल की रॉड ले लो। ठीक, फिर हम डिस्कस करेंगे पेप्टाइजेशन को। तो हमारे पेप्टाइजेशन मेथड जो है वो क्या कहलाती है। तो पेप्टाइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रेसिपिटेट होता है उस प्रेसिपिटेट से हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होता है। तो प्रेसिपिटेट से अगर हमने कोलाइडल सॉल्यूशन बना लिया तो इस मेथड को हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन। तो ये हमारे प्रेसिपिटेट हैं। इन प्रेसिपिटेट को आप वाटर में डिसॉल्व कराओ और अगर कोलाइडल सॉल्यूशन आप बना पाए तो वो मेथड हमारी पेप्टाइजेशन मेथड कहलाएगी। तो देखो जरा, हम सिल्वर क्लोराइड जो है इस प्रेसिपिटेट को हम कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें वाटर फिल कर लिया, फिर सिल्वर क्लोराइड डाल दिया। तो सिल्वर क्लोराइड जो है इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड जो है कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसे नहीं बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या हो सकता है, तो हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट सिलेक्ट करते हैं जिसमें या तो सिल्वर आयन हो या फिर क्लोराइड आयन हो। तो हम यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट ले सकते हैं क्योंकि इसमें सिल्वर आयन है। हम यहाँ पे HCl ले सकते हैं क्योंकि इसमें क्लोराइड आयन है। तो हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिसमें कॉमन आयन प्रेजेंट हो, इनमें से कोई एक आयन प्रेजेंट हो। तो मान लीजिए हमने सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, तो सिल्वर नाइट्रेट डाल देंगे। अब सिल्वर नाइट्रेट डालोगे तो होगा क्या कि ये जो हमारा सिल्वर क्लोराइड के जो पार्टिकल हैं, सिल्वर क्लोराइड के पार्टिकल, इन पार्टिकल के ऊपर जो है वो सिल्वर आयन का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, तो देखो जरा, ये सिल्वर क्लोराइड का पार्टिकल है, इस पे सिल्वर आयन जो है वो डिपॉजिट हो गया। तो इन पार्टिकल पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्वर आयन, जिसके कारण ये क्या करेंगे, अब एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। अब जैसी रिपल्सन होगा तो हमारा जो प्रेसिपिटेट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम प्रेसिपिटेट से कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो बना लेते हैं। तो प्रेसिपिटेट से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने में हम जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट को हम बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के बिना आप प्रेसिपिटेट से कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकते। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है उस इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं।
फिर हम यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट से कोलाइडेड सॉल्यूशन बनाएंगे। तो वाटर हमने लिया टेस्ट ट्यूब में और सिल्वर आयोडाइड डाल दिया। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, क्योंकि बिना इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो हमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेना होगा, जिसमें या तो सिल्वर आयन हो या फिर आयोडाइड आयन हो। तो हम यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड ले लेते हैं, यहाँ पे आयोडाइड आयन है, ठीक है। तो क्या होगा, सिल्वर आयोडाइड का जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे कॉमन आयन का डिपोजिशन होता है। तो कॉमन आयन दोनों में क्या है, आयोडाइड आयन है, तो आयोडाइड आयन डिपोजिट हो जाएगा। तो यहां पे हमारा नेगेटिव कोलाइडल सोल जो है वो बनेगा। अगर मान लीजिए आपने यहां पे सिल्वर नाइट्रेट लिया होता, ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है सिल्वर नाइट्रेट होता, तो सिल्वर आयन का डिपोजिशन होता, क्योंकि यहां दोनों में सिल्वर आयन कॉमन है, तो पॉजिटिवली चार्ज सोल बनता, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन बनता, ठीक है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कब होता है, तो आयन के डिपोजिशन के कारण होता है। तो जो कॉमन आयन डिपॉजिट होगा, तो कॉमन आयन पे जो चार्ज होगा वही कोलाइडल सॉल्यूशन पे चार्ज हो जाएगा। इसके बाद हम जीटा पोटेंशियल, जिसको कि हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोलते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो देखो जरा हमारा जीटा पोटेंशियल क्या कहलाता है। तो ये हमारा सिल्वर आयोडाइड है, ठीक है, इसके ऊपर आयोडाइड आयन का डिपोजिशन होगा, ठीक है। आयोडाइड आयन कहां से आया, पोटेशियम आयोडाइड से आया था, ठीक है। तो आयोडाइड आयन की एक लेयर जो है वो सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल पे बन गई, राइट। और दूसरी आयनिक लेयर जो है वो अपोजिट चार्ज की होगी, पोटेशियम आयन की, क्योंकि पोटेशियम आयन कहां से आया, पोटेशियम आयोडाइड से आया। तो यहां पे इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या यूज किया था, पोटेशियम आयोडाइड यूज किया था, ठीक है। तो आयोडाइड आयन सिल्वर आयोडाइड में कॉमन है, तो वो प्राइमरी लेयर बनाएगा। सेकेंडरी लेयर जो है वो पोटेशियम आयन की बनेगी। तो दोनों आयन के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। ये हमारा जीटा पोटेंशियल कहलाता है। तो दोनों आयन के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। ये हमारा सिल्वर आयोडाइड है। अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है सिल्वर नाइट्रेट था, तो सिल्वर आयन का डिपोजिशन होगा, तो प्राइमरी लेयर तो हमारी सिल्वर आयन की होगी, सेकेंडरी लेयर किसकी हो जाएगी, नाइट्रेट आयन की। तो नाइट्रेट आयन सिल्वर आयन के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। फिर इसके बाद हम कंडेंसेशन मेथड में क्या करते हैं, जो हमारा स्मॉल साइज का पार्टिकल होता है उसको हम कोलाइडल साइज में कन्वर्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे पार्टिकल का साइज हमें इंक्रीज करना है। तो कैसे कर सकते हैं, बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो इसके थ्रू हम सल्फर, एल्यूमिन, जिलेटिन का सोल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो देखो जरा, सल्फर को हम ऐसे सॉल्वेंट में डालते हैं जहां पे वो बहुत ज्यादा सॉल्यूबल हो, और सल्फर को हम एक ऐसे सॉल्वेंट में डालेंगे जिसमें वो बहुत कम सॉल्यूबल हो। फिर हम दोनों सॉल्यूशन को क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, तो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो बन जाएगा। तो ये तो हमारी हो गई बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। सेकेंड जो है वो केमिकल मेथड होती है। तो केमिकल मेथड में आपका डबल डिकम्पोजिशन मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड, रिडक्शन मेथड एंड हाइड्रोलिसिस मेथड आएगी। तो हमारी जो सेकेंड मेथड है केमिकल मेथड, इसमें हम डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस को डिस्कस करेंगे। तो डबल डिकम्पोजिशन मेथड में हम मेटल सल्फाइड का सोल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम आर्सेनिक सल्फाइड का सोल बनाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हम आर्सेनिक ऑक्साइड ले लेते हैं, इसका हमने सॉल्ट ले लिया, ठीक है, H2S से रिएक्ट कराया क्योंकि हमको सल्फाइड चाहिए, ठीक है। तो H2S से रिएक्ट कराया तो आर्सेनिक सल्फाइड बनेगा और H2O बन जाएगा, ठीक है। ये जो आर्सेनिक सल्फाइड बना हुआ है प्रेसिपिटेट बन गया। अब इस प्रेसिपिटेट को पेप्टाइजेशन मेथड के थ्रू आप कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। सेकेंड है हमारी ऑक्सीडेशन मेथड। तो ऑक्सीडेशन मेथड में हम नॉन मेटल के सोल बनाते हैं। मान लीजिए आपको सल्फर का सोल बनाना है, तो यहाँ पे हमने H2S ले लिया, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से करा दी या आयोडीन से करा दो, तो क्या होगा, HBr यहाँ पे बन गया और सल्फर अलग हो गया। तो सल्फर को हम डिस्पर्सन मीडियम में डिसॉल्व कराएंगे तो हमारा सल्फर सोल बन जाएगा। रिडक्शन मेथड में हम किसी मेटल का सोल बनाते हैं। तो ये जो मेटल है इनमें से हम क्या करते हैं, इनका सॉल्ट ले लेते हैं। तो हमने गोल्ड क्लोराइड ले लिया, टिन क्लोराइड से रिएक्ट कराओगे तो SnCl4 बन जाएगा और गोल्ड सेपरेट हो जाएगा, तो गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो बन जाता है। हाइड्रोलिसिस मेथड में हम मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड का सोल बनाते हैं। तो यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल हम बनाना चाह रहे हैं, तो फेरिक क्लोराइड लेंगे और वाटर में डिसॉल्व करा देंगे, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है।
और HCl बन जाएगा। तो जो फेरिक क्लोराइड है, ठीक है, तो फेरिक आयन जो है इस पे डिपॉजिट हो जाएगा, तो इसका पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेटल सल्फाइड सोल के फॉर्मेशन को हमने डबल डिकम्पोजिशन मेथड क्यों बोला। तो आपको पता है कि ये हमारी रिएक्शन जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई प्रेसिपिटेट बनता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाने लगती है। तो चूंकि यहाँ पे आर्सेनिक सल्फाइड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमको मिल रहा है, इस कारण ये हमारी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। फिर सल्फर सोल के फॉर्मेशन को हमने ऑक्सीडेशन क्यों बोला। तो देखो जरा, H2S में सल्फर जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहां जो सल्फर बना है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो गई, -2 से 0 हो गई, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया सल्फर का। इस कारण सल्फर सोल का फॉर्मेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आएगा। फिर गोल्ड सोल का फॉर्मेशन जो है वो रिडक्शन में क्यों आता है, क्योंकि गोल्ड क्लोराइड जो है वहां पे गोल्ड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जो गोल्ड सोल बनेगा वहां पे गोल्ड 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई, मतलब रिडक्शन हुआ। फिर इसके बाद मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड के कोलाइडल सॉल्यूशन को हम हाइड्रोलिसिस प्रोसेस क्यों बोलते हैं। तो देखो जरा, यहाँ पे हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया। इसके लिए हमने फेरिक क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व कराया, तो यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड HCl बना। क्योंकि HCl जो है वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है एक वीक बेस है। तो जब सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व कराते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस बने या फिर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड बने, तो इसको हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। फिर इसके बाद हम कोलाइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन देखेंगे। तो कोलाइडल सॉल्यूशन को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं डायलिसिस मेथड के थ्रू, इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड के थ्रू, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू। तो ये 4 मेथड हैं, इनमें से कोई भी मेथड जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो जरा, ये जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है इसको हम प्यूरिफाई क्यों करते हैं, रीजन क्या है। तो सपोज कि हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन वाटर से करानी होगी। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा और साथ में ये HCl बनेगा जो कि हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट है। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इस कोलाइडल सॉल्यूशन को डीस्टेबलाइज करेगा। तो हमें ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन से बाहर निकालना ही होगा। तो इसके लिए हम डायलिसिस मेथड जो है यूज करते हैं। तो इस डायलिसिस मेथड में होता क्या है कि एक हमारे मेम्ब्रेन होती है जिसको हम डायलिसिस मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस डायलिसिस मेम्ब्रेन में हम ये सॉल्यूशन जो है वो भर देते हैं। ये मिक्सचर जो है हमने भर दिया, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड HCl का मिक्सचर जो हमने यहाँ पे भर दिया और इसको एक वाटर टैंक में जो है वो लटका दिया। तो क्या होगा, ये इम्प्योरिटीज जो है, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो धीरे 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 वाटर में क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये जो मेम्ब्रेन है इसमें से केवल और केवल इलेक्ट्रोलाइट ही बाहर निकलता है, कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, अब चूंकि इस प्रोसेस में जो है वो टाइम लगता है और टाइम हमारे पास कम है, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस करते हैं। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होता है, बस कुछ नहीं करना है, 2 इलेक्ट्रोड जो है वो लटका दो और इनको बैटरी से कनेक्ट कर दो। तो ये प्रोसेस जो है वो कैसी होती है, फास्ट हो जाती है। यहाँ पे जो 6-7 घंटे लग रहे थे, अब वो केवल कुछ मिनट ही लगेंगे। क्या होगा, जो हमारा HCl का जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव प्लेट पे जाएगा और हाइड्रोजन आयन जो है वो नेगेटिव प्लेट पे जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाती है। फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा, इम्प्योरिटीज बाहर निकल गई। फिर थर्ड मेथड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन भी बाहर निकल जाएगा और ट्रू सॉल्यूशन भी बाहर निकल जाएगा। ट्रू सॉल्यूशन मतलब इलेक्ट्रोलाइट भी बाहर निकल जाएगा। तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जिससे हमारा इलेक्ट्रोलाइट तो बाहर निकल जाए लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो बाहर ना निकले। तो हमें क्या करना होता है, इस ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को कोलोडियन सॉल्यूशन में हम डिप करा देते हैं, फिर हम इसको ड्राई कर लेते हैं। तो हमारा ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो है वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कोलाइडल सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, छान लेते हैं। तो इम्प्योरिटीज जो है बाहर निकल जाती है, इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो रह जाएगा। अब ये कोलोडियन सॉल्यूशन जो है वो क्या कहलाता है, तो 4% नाइट्रोसेल्यूलोज
इन एल्कोहल ईथर मिक्सचर, तो इसको हम बोलते हैं कोलोडियन सॉल्यूशन। फोर्थ मेथड है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। इसमें कुछ नहीं करना होता है, जो हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड HCl का मिक्सचर था, इसको हम इस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में रखेंगे और इसको क्या कर देंगे, स्विच को ऑन कर देंगे, तो ये बहुत तेज रोटेट होती है। जैसे हमारी मिक्सचर है ना, वो रोटेट होती है, वैसे ये रोटेट होती है, तो तेजी से रोटेट होगी, तो हैवी पार्टिकल नीचे की तरफ आते हैं और लाइटर पार्टिकल ऊपर की तरफ भागते हैं। तो चूंकि फेरिक हाइड्रोक्साइड हैवी होता है तो वो नीचे की तरफ आएगा, लाइटर पार्टिकल जो है ऊपर की तरफ भागेगा, तो HCl जो है ऊपर की तरफ भागेगा। तो ऐसे हम HCl और फेरिक हाइड्रोक्साइड को सेपरेट कर लेते हैं। अब हम कोलाइडल सॉल्यूशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो हमारी पहली प्रॉपर्टीज है ब्राउनियन मूवमेंट, सेकंड है टिंडल इफेक्ट, थर्ड है इलेक्ट्रोफोरेसिस, फोर्थ है कोएगुलेशन, जिसको कि हम फ्लॉक्यूलेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्राउनियन मूवमेंट को। तो ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है। तो ब्राउनियन मूवमेंट हमको कोलाइडल सॉल्यूशन में जो है वो देखने को मिलेगी। ब्राउनियन मूवमेंट ना तो आपको ट्रू सॉल्यूशन में देखने को मिलेगी, ना ही सस्पेंशन में देखने को मिलेगी। अब ट्रू सॉल्यूशन मान लीजिए हमारा ये शुगर सॉल्यूशन है, तो वाटर में हमने शुगर के क्रिस्टल जो है वो डिसॉल्व करा दिया। क्योंकि शुगर का पार्टिकल इतना छोटा होता है कि वाटर के पार्टिकल को कोई भी डर नहीं होता, ठीक है। जैसे बाली जो इतना शक्तिशाली था, उसको रावण से कोई भी डर नहीं था। बाली जो है वो रावण को अपनी कांख में दबा के 7 समुद्र घूमता रहा। अगर हम सस्पेंशन में देखें तो सस्पेंशन का पार्टिकल इतना बड़ा होता है कि वाटर का पार्टिकल जो है अपने आप सरेंडर हो जाता है। जैसे कि जंगल में शेर जो है, इसके सामने जो है वो जंगल के दूसरे जानवर जो है वो नतमस्तक हो जाते हैं, कोई भी शेर से युद्ध नहीं लड़ना चाहता। युद्ध कहाँ होता है, जब दो लोगों की ताकत जो है वो लगभग एक समान होती है और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना हो। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो हमारे डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल हैं, उनके साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। इस कारण यहाँ पे दोनों पार्टिकल के बीच जो है वो फाइट स्टार्ट हो जाती है, लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वाटर में मान लीजिए आपने जो है वो ऐसा सॉल्यूट डाल दिया जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है, मतलब प्रोटीन डाल दिया आपने, कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। तो जैसे प्रोटीन का पार्टिकल जो है वाटर के अंदर आया, तो वाटर के मॉलिक्यूल मिलके जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन को जो है वो लात घूंसों से उसकी फ्राई कर देते हैं। तो प्रोटीन पार्टिकल को वाटर के बीच वैसा ही फील होता है जैसे रजिया को गुंडों के बीच में फील हुआ था, ठीक है। रजिया गुंडों में फंस गई। तो होता क्या है, जैसे ही प्रोटीन पार्टिकल यहाँ पे आता है, वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो लात घूंसों से उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। तो प्रोटीन पार्टिकल अभी यहाँ पे है, वाटर के पार्टिकल ने किक मारी तो यहाँ आ गया, फिर किसी ने लात मारी तो यहाँ आ गया, घूंसा मारा यहाँ आ गया, फिर लात मारी यहाँ आ गया, घूंसा मारा यहाँ आ गया, ठीक है। वो पिटते पिटाते यहाँ वहाँ घूमता रहता है। तो प्रोटीन पार्टिकल जो है, ठीक है, जो आपका डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है, डिस्पर्सन मीडियम की पिटाई द्वारा इधर उधर घूमता रहता है। उसके इस जिग-जैग मोशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। तो ब्राउनियन मोशन की डेफिनेशन जो है वो आप नोट कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। द कंटिन्यूअस रैंडम मोशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इन द डिस्पर्सन मीडियम इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। It was first observed by Robert Brown when pollen grains suspended in water। तो ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखी थी जब पॉलन ग्रेन जो है वो वाटर में सस्पेंडेड थे, ठीक है। तो उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा कि पॉलन ग्रेन जो है उसका पार्टिकल इधर उधर भाग रहा है, तो उस मोशन को हमने ब्राउनियन मोशन बोला। फिर हमारी सेकेंड प्रॉपर्टीज है टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या कहलाता है, तो देखो जरा, कोलाइडल सॉल्यूशन में जब हम लाइट पास करेंगे तो लाइट का जो पाथ है वो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो है वो आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। तो इस चमकीले पाथ को ही हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ये जो कोन बना है इसको हम टिंडल कोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्यों बनता है, तो देखो जरा, कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा 2 टाइप का होता है, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। तो लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है या नहीं भी देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों के पार्टिकल के साइज में बहुत कम डिफरेंस होता है, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस बहुत कम है। इसलिए लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन में तो टिंडल इफेक्ट देखने को हमको नहीं मिलेगा या बहुत कम देखने को मिलेगा। जो हमारा लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें जो हमारे डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल हैं
उनके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होता है, जिसके कारण टिंडल इफेक्ट जो है वो लायोफोबिक सॉल्यूशन में देखने को मिलता है। तो ये हमारी टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन हो गई। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन एंड व्यूड परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, द पाथ ऑफ बीम इज illuminated by a bluish light. This phenomenon is known as Tyndall effect. फिर इसके बाद हम इलेक्ट्रोफोरेसिस देखेंगे। तो हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो क्या कहलाता है? तो देखो जरा, जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन पे या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है या उस पर कोई भी चार्ज नहीं हो सकता। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन पे जो चार्ज है वो पीएच पे डिपेंड करता है। जो हमारा डिस्पर्सन मीडियम है उसके पीएच पे डिपेंड करेगा कि लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज रहेगा। जबकि लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उस पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों में से कोई एक चार्ज हो सकता है और ये चार्ज डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट पे। ये आप पढ़ चुके हो। अब हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस की घटना देखनी है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या कहलाता है? तो अब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमारे पास ये एक यूट्यूब है, इस यूट्यूब में हमने कोलाइडल सॉल्यूशन भर दिया और यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रोड जो है वो लगा दिए। दोनों इलेक्ट्रोड को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। हमने देखा कि यहाँ पे जो पॉजिटिव प्लेट है, जो हमारा एनोड है, वहां पे जो है वो कोएगुलेशन हुआ है। इसका मतलब है कि जो हमारा कोलाइडल पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। तो कोलाइडल पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है तो कोलाइडल पार्टिकल जो है वो कहाँ जाएगा? एनोड पे जाएगा, पॉजिटिव प्लेट पे जाएगा, वहां पे अपने चार्ज को रिलीज करेगा और न्यूट्रल बनेगा। न्यूट्रल बनने पे क्या होगा? उसका कोएगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम बोलते हैं एनायन। तो एनायन गोज टू बोर्ड्स एनोड, तो इसको हम बोलते हैं एनाफोरेसिस। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो क्या कहलाने लगेगा? एनाफोरेसिस कहलाने लगेगा। और नेगेटिव चार्ज जो है वो मेटल पे हो सकता है, मेटल सल्फाइड पे हो सकता है। अगर हमने यूट्यूब पे जो कोलाइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है और हम देख रहे हैं कि कैथोड पे जो है वो हमारा कोलाइडल पार्टिकल जो है उसका डिपोजिशन स्टार्ट हुआ है, उसका कोएगुलेशन स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब है कोलाइडल पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज मतलब हमारा एक कैटायन बनेगा। तो कैटायन गोज टुवर्ड्स कैथोड। ठीक है, तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं? कैटाफोरेसिस बोलते हैं। फिर हमारी अगली टर्म है कोएगुलेशन, जिसको कि हम फ्लोक्युलेशन बोलते हैं। तो कोएगुलेशन क्या कहलाता है? तो कोएगुलेशन जो है वो पेप्टाइजेशन का अपोजिट होता है। पेप्टाइजेशन में हम क्या करते हैं कि प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, जबकि कोएगुलेशन में उल्टा होता है। जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसको हम प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करते हैं। दोनों ही जगह इलेक्ट्रोलाइट का हम यूज करते हैं। जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है अगर उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट डाल लें तो कोलाइडल सॉल्यूशन का कोएगुलेशन हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हम कौन सा लें? तो हार्डी सुल्जे ने इसके लिए रूल दिया था। हार्डी सुल्जे कहते हैं कि हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं जिसपे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा हो। मतलब अगर अपोजिट आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो उसकी कोएगुलेशन पावर भी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो हम ऐसा सॉल्ट ले सकते हैं जहां पे नेगेटिव आयन जो है वो कैसा हो? वो हाई पावर का हो, जैसे कि FeCN6-4। ठीक है, यहां पे -4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये जो इसका सॉल्ट होगा, इसका सॉल्ट है K4FeCN6। ठीक है, फिर हम ले सकते हैं Na3PO4, सोडियम फॉस्फेट ले सकते हैं। तो यहाँ फॉस्फेट आयन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिर हम यहाँ पे सोडियम सल्फेट ले सकते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे NaCl ले सकते हैं। तो अगर आपका कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो हमें ऐसा सॉल्ट लेना है जहां पे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी हो? ज्यादा हो। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी तो पॉजिटिवली चार्ज को वो क्या करेगा? बहुत ज्यादा जल्दी न्यूट्रल कर देगा। तो यहाँ पे 4 नेगेटिव जो है वो 4 पॉजिटिव को क्या करेगी? एक साथ न्यूट्रलाइज कर देगी। अगर हमने ये लिया NaCl लिया इलेक्ट्रोलाइट तो क्या होगा? यहाँ का क्लोराइड आयन जो है वो केवल एक पॉजिटिव आयन को जो है वो न्यूट्रलाइज करेगा। तो यहाँ पे कोएगुलेशन जो है वो क्या होगा? स्लो होगा। यहाँ पे कोएगुलेशन कैसा होगा? फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये एक साथ 4 पॉजिटिव आयन को क्या करेगी? डिस्चार्ज कर देगी।
इसी प्रकार अगर आपका कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो हमें ऐसा सॉल्ट लेना है जहां पे पॉजिटिव आयन कैसा हो, हाई पावर का हो। तो हम यहाँ पे SiCl4 ले सकते हैं, हम यहाँ पे AlCl3 ले सकते हैं, हम यहाँ पे MgCl2 ले सकते हैं, हम यहाँ पे NaCl ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो जरा, अगर हमने यहाँ पे SiCl4 लिया तो एक Si+4 आयन जो है वो 4 नेगेटिव आयन को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। AlCl3 लिया तो एक Al+3 आयन जो है वो 3 नेगेटिव आयन को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। Mg+2 लिया तो यहाँ पे एक Mg डाइपॉजिटिव आयन जो है वो 2 नेगेटिव आयन को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। NaCl लिया तो एक आयन जो है वो एक नेगेटिव आयन को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन कैसा होगा, फास्ट होगा, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन जो होगा स्लो होगा। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू को। तो हमारी फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू जो है वो क्या कहलाती है। तो देखो जरा, हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो 1 लीटर है। उस 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को हमें इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जो है वो क्या करना है, हमें कोएगुलेट कराना है। तो इलेक्ट्रोलाइट के कितने मिली मोल जो है वो मिनिमम यूज करें कि पूरा का पूरा 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो कोएगुलेट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू। तो इसकी डेफिनेशन होगी द नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड फॉर कोएगुलेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइट के वो मिली मोल जो कि 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को कंप्लीटली कोएगुलेट कर दें, तो मिली मोल में जो अमाउंट है उसको हम बोलते हैं फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोटेक्टिव कोलाइड को। तो हमको पता है कि जो हमारा लायोफिलिक कोलाइडल सॉल होता है उसकी प्रोटेक्शन पावर बहुत अच्छी होती है। तो लायोफोबिक कोलाइडल सोल के कोएगुलेशन को रोकने के लिए हम लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन का यूज करते हैं। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन के द्वारा उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो हमारे प्रोटेक्टिव कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाते हैं। इसमें स्टार्च, सेल्यूलोज, अगार अगार, प्रोटीन, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, सैलिसिलिक एसिड, ये सब आते हैं। इसके बाद हम गोल्ड नंबर को डिस्कस करेंगे। हमारा गोल्ड नंबर क्या कहलाता है। तो इसके लिए हमको चाहिए गोल्ड सॉल्ट। तो गोल्ड सॉल्ट हमको ऐसा प्रिपेयर करना है जिसमें गोल्ड का अमाउंट जो है वो 0.0053 टू 0.0058% हो। तो जब गोल्ड इतने अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो गोल्ड सॉल्ट जो है वो रेड कलर का बनता है। अगर इसमें हम सोडियम क्लोराइड डाल दें तो निश्चित बात है गोल्ड सॉल्ट जो है वो हमारा प्रेसिपिटेट बना लेगा। गोल्ड सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन जो है वो हो जाएगा, और हम नहीं चाहते कि गोल्ड सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन हो। तो इसके लिए हम इसमें प्रोटेक्टिव कोलाइड डालेंगे, और आपको पता है कि प्रोटेक्टिव कोलाइड जो है वो हमारे लायोफिलिक कोलाइड कहलाते हैं। तो हम लायोफिलिक कोलाइड की कितनी अमाउंट जो है, कितना मिलीग्राम इसमें डाल दें कि गोल्ड सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन जो है वो रुक जाए। तो गोल्ड नंबर डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में इससे 10 ml गोल्ड सॉल्ट जो है वो डाल देंगे। फिर हम प्रोटेक्टिव कोलाइड जो है वो मिलीग्राम में कितना अमाउंट मिला दें कि ये जो हमारा 10% NaCl का सॉल्यूशन जो हमने बनाया हुआ है उसका 1 मिलीलीटर अगर हम लें तो 1 मिलीलीटर NaCl डालने पे उसका प्रेसिपिटेशन जो है वो रुक जाए, प्रेसिपिटेट ना बने। ठीक है ना। तो मिलीग्राम में लायोफिलिक कोलाइड का जो अमाउंट होगा वो हमारा गोल्ड नंबर कहलाएगा। ठीक है। तो गोल्ड सोल जो है उसका कलर होता है रेड। अगर उसका प्रेसिपिटेशन हो गया तो वो ब्लू कलर में बन जाता है। ठीक है। और हम नहीं चाहते कि जो हमारा रेड कलर जो है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो, तो हम लायोफिलिक कोलाइड की मिलीग्राम में कितना अमाउंट जो है वो मिला दें, जो कि 10% NaCl का 1 ml सॉल्यूशन जो है इस गोल्ड सॉल्ट में डालने पे उसका प्रेसिपिटेशन को रोक दे। तो बस मिलीग्राम में अमाउंट जो है वो हमारा गोल्ड नंबर कहलाएगा। तो गोल्ड नंबर की डेफिनेशन देख लो। This is defined as the dried lyophilic sole in milligram, which when added to 10 ml of a standard gold salt, 0.0053 to 0.0058% is just sufficient to prevent a color change from red to blue on the addition of 1 ml of 10% NaCl solution। तो ये गोल्ड नंबर की डेफिनेशन हो गई। तो देखो जरा, प्रोटेक्टिव कोलाइड हमारे ये हैं, ये हमारे सारे के सारे लायोफिलिक कोलाइडल कहलाते हैं। ठीक है। और ये गोल्ड नंबर उनका मतलब ये मिलीग्राम में अमाउंट है। ठीक है।
तो जिलेटिन का अमाउंट जो है वो अगर हम 0.005 टू 0.001 ऐड कर दें 10 ml गोल्ड सॉल्ट में, तो 1 मिलीलीटर NaCl डालने पे उसका प्रेसिपिटेशन जो है वो रुक जाएगा। और NaCl कितना होना चाहिए? 10% NaCl सोल्यूशन होना चाहिए। 10% NaCl सोल्यूशन से हम 1 ml NaCl निकालेंगे और 10 ml गोल्ड सॉल्ट में डालेंगे। तो अगर आपने इतना जिलेटिन डाल दिया तो गोल्ड सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन रुक जाएगा। अगर हम केसिन यूज करते हैं जिलेटिन की जगह, तो केसिन का अमाउंट 0.01 मिलीग्राम होना चाहिए। गम अरेबिक यूज करते हैं तो गम अरेबिक 0.15 मिलीग्राम होना चाहिए। हीमोग्लोबिन यूज करते हैं तो ये 0.03 मिलीग्राम होना चाहिए। एल्ब्यूमिन यूज करते हैं तो ये 0.08 मिलीग्राम होना चाहिए। स्टार्च यूज करते हैं तो ये 25 मिलीग्राम होना चाहिए। तो अब देखो जरा, जिलेटिन का अमाउंट सबसे कम 0.005 टू 0.001 मिलीग्राम यूज किया जा रहा है। इस कारण हम कह सकते हैं कि जिलेटिन की प्रोटेक्टिव पावर जो है वो सबसे अच्छी होगी। स्टार्च का 25 मिलीग्राम यूज किया जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि स्टार्च की प्रोटेक्टिंग पावर जो है वो सबसे बुरी है। ठीक है, तो बेस्ट प्रोटेक्टिव पावर जो है वो जिलेटिन की होगी और पुअरेस्ट प्रोटेक्टिव पावर जो है वो स्टार्च की होगी। राइट, तो ये हमारा गोल्ड नंबर हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।